नेपाल एक छोटा सा कंट्री भले है, लेकिन अभी भी साउथ एशिया का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। एक सिंपल सा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया, सोशल मीडिया बैन करने का, उसने पूरे नेपाल में आग लगा रखी है। पीएम केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और नेपाल की पहली वुमेन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुशीला कर्की को बनाया। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक जियोपॉलिटिक्स, इंटरिम गवर्नमेंट और जियोपॉलिटिक्स का केस स्टडी है। हुआ क्या, एक्चुअली 4 सितंबर को नेपाल सरकार एक ऑर्डर निकाला जिसमें 26 सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया, इंक्लूडिंग फेसबुक, लिंक्डइन, रेडिट एंड सो मेनी अदर सोशल मीडिया ऐप। गवर्नमेंट ने इसमें बोला कि ये जो सोशल मीडिया ऐप बैन कर रहे हैं, इसमें टैक्स इवेजन का मामला है, ये लोग टैक्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर बैनिंग दैट ऐप। लेकिन पब्लिक ने इसको ऐसे परसीव किया है कि सोशल डिसेंट को कम करने के लिए, दबाने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। उसी समय एक ट्रेंड वायरल हो गया, जैसे बोलते हैं नेपो किड, जिसमें पॉलिटिशियन के बच्चों की लग्जरी व्हीकल्स, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का, स्पोर्ट्स का, पार्टीज और बहुत सारी चीज़ों का ट्रेंड हुआ इस नेपो किड्स पे। और दूसरी साइड नेपाल की जो यूथ है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसमें 20% लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और पर कैपिटा इनकम जो नेपाल की वो बहुत ही कम है, दैट इज $1400 पर ईयर। तो हुआ क्या, 8 सितंबर को काठमांडू में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट, ह्यूज प्रोटेस्ट हो गया। पुलिस को बहुत सारे टीयर गैस, वाटर कैनन एंड वट एवर दे कैन यूज, बुलेट वो यूज करना पड़ा और होम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। 13,500 जो प्रिजनर्स हैं, जो जेल में बंद थे प्रिजनर्स, उनको छुड़ा दिया, उनको एस्केप कर दिया। 11 सितंबर को सेना और जो यूथ का प्रेसिडेंट था उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दिया और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया एंड 6 मंथ में इलेक्शन अनाउंस हो गया। अभी जेनजी का जो प्रोटेस्ट है, ये जो नॉर्मल पब्लिक का जो प्रोटेस्ट है, ये ऑर्गेनाइज कैसे हुआ? ये ऑर्गेनाइज हुआ, एक हैशटैग चला, हैशटैग का नेम था नेपो किड। रीजन क्या है उसका? इकोनॉमिक, what was the reason actually, what was the basic actual reason for this one कि यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है नेपाल में मोर देन 20% और जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा 33% अप्रॉक्स वो रिमिटेंस से आता है, मतलब बाहर की कंट्री से जो लोग कमाने जाते हैं या जो भी अर्न करते हैं, बाहर की कंट्री में जो लोग जाते हैं वहाँ पे अर्न करते हैं, जो पैसे भेजते हैं उसको रिमिटेंस बोलते हैं और रिमिटेंस से आता है 33% जीडीपी का। और एवरेज इनकम जो है बहुत ही कम है, दैट इज $1400 पर ईयर। अब सोशल मीडिया पे जो बैन लगने के बाद वहाँ के यूथ को ये लग गया कि ये सब सारी चीज़ें तो है ये, और हमारी जो फ्रीडम है वो भी छीन गई, इसलिए उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ द फ्रीडम, ये सब कॉम्बिनेशन मिला करके ये प्रोटेस्ट हुआ। अब इसमें जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे इंडिया हुआ, चाइना हुआ, इन पे इस प्रोटेस्ट का क्या इम्पैक्ट होता है? इंडिया अभी तो कंसर्न, इमीडिएट कंसर्न इंडिया का है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सिक्योरिटी का है। चाइना का इमीडिएट कंसर्न है कि बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट पे कोई इम्पैक्ट ना आए, जो बेल्ट रोड प्रोजेक्ट चल रहा है। बट इसका ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखोगे, इस पूरे सिचुएशन का ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ये है कि साउथ एशिया में श्रीलंका में 2022 में प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश में 2024 में यूथ का प्रोटेस्ट हुआ और नेपाल में 2025 में प्रोटेस्ट हुआ। तो ये जो न्यू जनरेशन का प्रोटेस्ट है, ये अपने इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्री में हुआ है। इसका मतलब ये प्रोटेस्ट तो कहीं भी हो सकता है। दिस इज द लेसन। अनएम्प्लॉयमेंट रहता है तो ऐसे प्रोटेस्ट कहीं भी होते हैं। अब कंक्लूजन में, नेपाल एक ऐसे रोड पे है जहां पे इंटरिम गवर्नमेंट के पास 6 मंथ है, उसमें इलेक्शन भी कराना है, करप्शन को भी टैकल करना है, और जो यूथ जिस डिमांड, जिस एक्सपेक्टेशन से यूथ ने ये प्रोटेस्ट किया है या फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, उस
एक्सपेक्टेशन को भी पूरा करना है।